नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं हूँ आज अजय, आपके अपने शो शाम की पाठशाला में ओनली ऑन रेडियो चामिनार 107.8 FM दिल से हैदराबादी। तो एक म्यूजिकल अंतराल के बाद जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि हमारे साथ जुड़ेंगे इलियास शम्सी साहब, तो वो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो इलियास साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला सर, और आज आप हमारे साथ रेडियो चारमीनार पे मौजूद है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं आप सर? बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। और आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे। और जैसे कि आपने कहा कि आप एक लाइफ कोच हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और आप युवाओं को एम्पावर भी करते हैं सर। तो सर आप जानते ही हैं सर कि क्या हाल है हमारे माशरे का, कि युवाओं का जो एक तादाद है, ऊपर से जो हाल है वो आपसे कुछ छुपा नहीं है सर। तो आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टार्ट में सर? आप क्या बोलना चाहेंगे उसको? देखिए, सबसे पहली बात हमारे यूथ को लेकर, हमारे नौजवानों को लेकर मैं ये कहूँगा कि पर्पस ऑफ लाइफ समझें कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हमें पैदा होने का हमारा पर्पस क्या है। लाइफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इस दुनिया में आए और चले गए, बल्कि लाइफ का मतलब ये है कि जिस तरह आज यूथ डे मनाया जा रहा है स्वामी विवेकानंदा की बर्थडे के मौके पर, जो कि 1985 से शुरू हुआ है। तो स्वामी विवेकानंदा की लाइफ का एक पर्पस था, ही वॉज ए रिफॉर्मर। वो सोसाइटी को लेकर, कम्युनिटी को लेकर, नेशन को लेकर कंसर्न थे। तो इसीलिए आज उनके लिए ये दिन को एज ए यूथ डे के तौर पे मनाया जा रहा है जी। तो यूथ डे का मकसद और मतलब भी यही होता है कि यूथ किसी को रोल मॉडल माने और वो खुद रोल मॉडल बने। मानना अलग है और बनना अलग है। जब आप मानेंगे तो आप बनेंगे जी। और लोग तो दुनिया में हजारों लोग पैदा होते हैं भी हैं और मरते भी हैं, लेकिन याद वही रखे जाते हैं जो कुछ करके जाते हैं। क्या बात है। तो यूथ का पर्पस ऑफ लाइफ ये होना चाहिए कि वो जब यहाँ पर इस दुनिया में आए हैं तो वो कुछ करके जाएं सोसाइटी के लिए, हाँ, खुद अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सिटी के लिए, अपने नेशन के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, तभी जाकर पर्पस ऑफ लाइफ पूरा होगा। जी बिल्कुल सर। सर, जब भी युवाओं का जिक्र होता है, जब भी यूथ का जिक्र होता है, तो मेरे जहन में एक ही बात आती है कि जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी यानी कि जो हमको फ्रीडम फाइटर्स जो थे हमारे मुल्क के, जैसे कि बहुत ही कम उम्र में सर जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी इस देश को आज़ाद कराने में, जैसे कि खुदीराम बोस जी हैं, भगत सिंह जी हैं और उधम सिंह जैसे जो लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अशफाक उल्लाह खान, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर बस एक ही मकसद था कि इस देश को अंग्रेज़ों के जो एक शासन से आज़ाद कराना था। तो आज के युवा वर्ग के लिए एक, उस समय तो उनके लिए एक मोटिव था कि हाँ चलो मुझे देश प्रेम करना था, उनके पास एक मकसद था। तो आज के युवाओं में क्या मकसद रहना चाहिए सर? देखिए, जहाँ तक बात देश की है, पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि आज के युवाओं में सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि ना तो उन्हें उनका कोई मकसद बताया गया है, ना तो उन्हें देश को लेकर कोई मकसद बताया गया है। जैसे पहले जो लोग गुजरे थे, जो देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को निछावर कर दिया, कोई कैद हुए तो किसी ने सूली पर लटक कर इस देश को आज़ाद करवाया। तो सबसे पहली बात यह है कि देश की आज़ादी किस लिए, नॉट जस्ट फॉर रूलिंग, सिर्फ रूल करने के लिए नहीं था। दे वर अगेंस्ट द करप्शन, दे वर अगेंस्ट द स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उनके अंदर ये चीज़ जुड़ी हुई थी, उनके ज़मीन के साथ वो जुड़कर ये थे कि उन्हें देखकर ये फील होता था कि मेरी मट्टी पर, मेरी ज़मीन पर, मेरे ही भाई पर, मेरे ही बंधु पर जुल्म किया जा रहा है। तो लिहाजा वो जुल्म के खात्मे के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ ठहरे और उन्होंने अपने तौर पर शहादतें दी, अपनी जिंदगियां लगाई। आज की तारीख में हमारा यूथ का काम बस इतना हो गया है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा यूथ सबसे पहले उसका एक वीडियो बनाता है और उसकी कोशिश ये होती है कि यूट्यूब पे डाला जाए, वायरल कर दें। हाँ, वायरल कर दे, जबकि उसका कंसर्न ये होना चाहिए कि वो एम्बुलेंस को कैसे बुलाएं और उसकी जान कैसे बचाएं। तो ये प्रायोरिटी है, यानी देश आजाद प्रायोरिटीज पे हुआ है। लेकिन आज का यूथ अपने प्रायोरिटी
प्रायोरिटीज को जो है लाइन अप नहीं कर रहा है। वो सिर्फ इतना समझता है कि बस मुझे पढ़ना है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे पैदा करना है, फिर उन बच्चों की शादी करनी है, फिर उसके बाद एक टाइम आ जाएगा मैं चले जाऊंगा। ये नहीं है, दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ। ना ये स्वामी विवेकानंदा का था, ना ये अशफाकुल्लाह का था, ना ये गांधी जी का था, ना ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का था। इनका मकसद ये था कि जब हम जिस सोसाइटी पर हम रह रहे हैं वो सोसाइटी को हम कैसे बिल्ड करें, उस सोसाइटी को कैसे बनाएं, हम किस तरह सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव बन जाते हैं तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इस जमीन के ऊपर जो जिस तरह गुलाब और फल फूल जिस तरह खूबसूरत एक चमन नजर आता है, उसी तरह इंसानों का भी ये खूबसूरत चमन बन सकता है, लेकिन प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, इसी बात से मुझे एक बात याद आई कि जब भगत सिंह जी की जो माँ थी वो उनके लिए रिश्ता लेकर आई थी, तो बोले बेटा अब भगत तू अब बड़ा हो गया, तेरी शादी करा दूंगी। नहीं माँ, मेरी दुल्हन तो मेरी आज़ादी है। तो इतनी बड़ी बात कहने के लिए कुछ ना कुछ तो जगह होगा सर दिल में, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं, जब वो पैदा हुए थे तो उनके पिता और उनके चाचा जेल में थे, तो ऐसे सब देशभक्ति का माहौल था। क्या सर एक युवा के जिंदगी में परिवार का माहौल भी मैटर करता है? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है कि भगत सिंह जी का जो जवाब था वो उनके अपने ब्रॉटअप से रिलेट करता है जी, उनकी अपनी फैमिली से रिलेट करता है जी सर, उनके अपने फैमिली बैकग्राउंड से रिलेट करता है। लेकिन आज की तारीख में मैं फिर एक मर्तबा यही बात बताऊं कि अगर आप किसी युवा को लेकर अगर उनके माँ बाप से पूछ लें कि भाई आपके बच्चे को लेकर आप क्या चाहते हैं, तो ये बोलेंगे कि हाँ ठीक है, उसे अमेरिका में जॉब मिल जाए, उसे लंदन में नौकरी मिल जाए। यानी आपका यहाँ पर ये नहीं है। देखिए मैं एक छोटी आपको बात बता दूं कि भाई सबसे अच्छे डॉक्टर्स इंडिया बनाता है, सबसे अच्छे इंजीनियर्स इंडिया बनाता है, लेकिन इंडिया के लिए वो प्रोडक्टिव क्यों नहीं है, इंडिया के लिए वो काम में क्यों नहीं आ रहे हैं? उसकी वजह ये है कि वो ये सोचते हैं कि बस मुझे आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए समझते हैं कि भाई डेवलप्ड नेशन में अगर मैं चले जाऊंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो ठीक है, आप जा रहे हैं, आप अपने तौर पर आगे भी बढ़ रहे हैं, यू आर गेटिंग हैंडसम मनी, आपको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, बट अगेन व्हेन यू कम टू योर ओन लैंड, जब आप वापस अपने घर आते हैं तो यू डोंट हैव एनीथिंग ऑन योर लैंड, आपके पास कोई चीज बाकी नहीं रहती है। देखिए जहां तक बात है यूएस की और यूरोप वगैरह की या लंदन की, जहां तक बात है, जहाँ पे आज आप किसी को भी मैं बता रहा हूँ आपको कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं सबकी बात बता रहा हूँ, आप किसी भी एक बच्चे को, आप किसी भी एक यूथ को पकड़ कर पूछ लें कि भाई तू बाहर क्यों जाना चाहता है, तो अगर पैसे वाला रहेगा तो वो बोलेगा मुझे स्टेटस के लिए जाना है। अगर एक मिडिल और लोअर क्लास या फिर गरीब घराने का रहेगा तो वो बोलेगा कि मेरा घर सुधर जाए। तो पहले जो देश की आजादी में जो कंट्रीब्यूशन रहा है, और ऐसी बात नहीं है कि देश की आजादी में कंट्रीब्यूशन गुरबा का था, पैसे वालों का भी था, एलाइट्स का भी था, बहुत से ऐसे नवाब थे, बहुत से ऐसे अच्छे घराने रजवाड़े थे, उनका भी अपना कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने तो ये नहीं सोचा कि ठीक है अब मैं जो माइग्रेट हो जाऊंगा, अब यहाँ पे अंग्रेज जो है हमें तंग कर रहे हैं तो लिहाजा मुझे इससे क्या मतलब। उनका कंसर्न ये था कि भाई वी हैव टू लिव ऑन दिस लैंड, हमें इस जमीन पे रहना है, तो हमारा कंसर्न ये है कि हम कैसे अच्छे से रहें, ये उनका कंसर्न था। तो आज के यूथ को भी अपनी प्रायोरिटी और अपने जो गोल्स जो सेट करना है, मैं बारहा यही कहता हूं कि आपके अपने जो गोल सेट करना है, वो गोल सेट करने में लोकल इज वोकल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि अगर अब एक छोटी बात आपको बता दूं कि चाइना है, चाइना जो है आज इकोनॉमी में जो है, आप बताइए ना बताइए, सुपर पावर है, सुपर पावर। उसका मेजर रीजन ये है कि चाइना का यूथ जो है बड़े पैमाने पे ना अमेरिका जाता है, ना यूरोप जाता है, ना लंदन जाता है, लेकिन उसकी अपनी इकोनॉमी सुधरने की वजह से वो आज इकोनॉमिकल सुपर पावर बना है। हत्ता कि आज इंडिया के अंदर भी जो मेजर आपको जो इंडिया की डिपेंडेबिलिटी है एक्सपोर्ट के ऊपर, तो उसी तरह क्या चाइना को लेकर वहां का जो यूथ अपने नेशन के लिए काम कर रहा है, वहां पे तो कोई आजादी की लड़ाई नहीं हो रही है चाइना में, तो बहुत अच्छा अपने नेशन को वो डेवलप कर रहे हैं। अगर उसी तरह का काम अगर यहाँ का यूथ करता है तो नेशन भी डेवलप होगा। देखिए वहां पे आप ये समझते हैं कि भाई यहाँ का ₹1 तो $72 है, तो मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मैं बहुत सा ट्रैवल भी करता हूँ, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि स्क्रैच से उन्होंने काम करके दे हैव मल्टी करोड़ का उनका अपना सेटअप हो गया है। बिल्कुल। तो वो तो यूरोप और अमेरिका से उन्होंने डॉलर नहीं लाया जी सर, तो उनका अपना खुद यहाँ पे उन्होंने मेहनत की है, मेहनत करने के बाद यहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स भी दिया है, गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ रिबेट्स भी दिए हैं, गवर्नमेंट का भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड ऑफ द डे अगर आप देखें रिजल्ट, तो रिजल्ट ये है
कि स्टेट इज आल्सो डेवलपिंग, कंट्री इज आल्सो डेवलपिंग एंड द इंडिविजुअल इज आल्सो डेवलपिंग। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज होनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल। जैसे कि सर आपने जिक्र किया कि परिवार का माहौल भी बहुत जरूरी होता है कि एक बच्चे का विकास कैसे होना चाहिए, कैसे बढ़े वो। तो सोशल सिक्योरिटी, जैसे कि सर मैं एक देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहा गया था कि अगर मान लीजिए कि एक बच्चे का पिता अगर जलेबी तलता है और कमाता है, रिक्शा चलाता है और कमाता है, तो उसको तो यही लगेगा पैसा कमाना ही सब कुछ है जिंदगी में, तालीम कहाँ से हासिल कर पाएगा वो। तो ऐसे बच्चों तक मदद कैसी पहुंचाया जाए सर, कि उनको मालूम चले कि तालीम एक हथियार है जिससे आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि एजुकेशन का मतलब बिल्कुल नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सर। जी। एक ये बात यूथ को अपने तौर पे क्लियर अपने जहन में बिठाना चाहिए। जी। एजुकेशन का सीधा सीधा ताल्लुक होता है उनके अपने पर्सनालिटी के एम्पावरमेंट से। जी सर। क्योंकि एजुकेशन के जरिए एक पर्सन जो है ना सिर्फ ग्रो करता है बल्कि वो रिकॉग्नाइज भी होता है। फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। तो जहां तक बात एम्प्लॉयमेंट की है या फिर जो है पेटी जॉब्स है या जॉब वर्क्स है, तो हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ना तो हमारे पास ऐसे कोई सिस्टम के ऊपर लोग काम कर रहे हैं जिसमें ये बताया जाए कि मैं एक छोटी बात आपको बताऊं। मैं पूना में एक IIT ग्रेजुएट को जानता हूं कि उसने IIT से ग्रेजुएट किया, लेकिन राइट नाउ वो जो है लेसन का बिजनेस कर रहा है, गार्लिक का बिजनेस कर रहा है। तो आप बोलेंगे बीइंग IIT ग्रेजुएट व्हाई इज डूइंग दिस जॉब? जी। तो ही इज नॉट डूइंग फॉर मनी। जी। उसका अपना मानना यह है कि मैं ग्रेजुएट बना हूं, जी, लेकिन ये मेरा अपना बिजनेस है, इसके साथ मेरा कम्युनिटी को लेकर कंट्रीब्यूशन ये है, जी, मेरा सोसाइटी को लेकर कंट्रीब्यूशन ये है। तो आज की तारीख में हमारे पास जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मैं जो देखता हूँ यूथ को लेकर वो ये है कि वो ये समझते हैं कि भाई अगर मैं अच्छा पढ़ लूंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, और मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी जी तो मुझे अच्छी बीवी मिलेगी। बिल्कुल सर, ये तो सही बात हुई आपने। तो अब ये अच्छी बीवी के चक्कर में वो एक स्टेटस सिंबल की तरफ चला गया वो। जी। अब ये स्टेटस सिंबल की चक्कर में हो गया ये कि अब दोनों की जब लाइफ स्टार्ट होती है तो फिर वो अपने बच्चों के साथ भी वही गलती करने बैठ जाता है। बिल्कुल। तो इसमें हो रहा ये है कि दे आर नॉट लिविंग देयर ओन लाइफ, वो अपनी खुद की जिंदगी नहीं जी रहे हैं। बिल्कुल। तो वो देखिए, जब हम जमीन पे पैदा हुए हैं तो यहाँ पे जो है जहाँ पे दूसरों के हमारे साथ राइट्स है, जैसे फादर के राइट्स है, मदर के राइट्स है, फ्रेंड्स के राइट्स है, सबके अपने अपने राइट्स है कि भाई फ्रेंड्स को भी जो है चाहे के राइट्स ये है कि उसको भी कुछ टाइम दिया जाए, उसकी भी कुछ मदद की जाए। तो पर्सन के इंडिविजुअली खुद के अपने भी राइट्स हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। उससे हम लोग जो है हमें मालूम ही नहीं है, हम जो है बिल्कुल फरार है। हम ये समझते हैं, यानी मैं बाज़ ऐसे देखता हूँ कि हमारा यूथ ऐसे जी रहा है जैसे जो खेत के अंदर एक बैल को राबने, जो खेत जोतने के लिए लगा देते हैं, तो बस उसका काम यही है कि भाई मैं खेत जोत दूंगा, अब ये दाना आ जाएगा, बस मैं तो मालिक के लिए जी रहा हूँ। उसकी भी अपनी खुद लाइफ है, उसकी भी अपनी जो है उसको भी अपना तौर पे जीना है। तो इसके अंदर जो है यूथ का जो इशू है वो कंप्लीट कोरिलेट करता है उसकी अपनी फैमिली से। बिल्कुल सर। उसके अपने पेरेंट्स से, कि उसके पेरेंट्स उसे ये बताएं कि भाई ठीक है, हम तो जी गए ना, हम तो 20-25 साल जी गए और हम जिएंगे। ऐसी बात नहीं है कि जब तक ये कमाता नहीं था तो ये नहीं जी रहे थे, बिल्कुल जिएंगे। तो उसे भी अपनी खुद लाइफ जीने का मौका दिया जाए। और दूसरी बात कि माँ बाप जो एक कंपटीशन में, जैसे आपने गालिबन आमिर खान की एक फिल्म आई थी एक बच्चे को लेकर, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे तारे जमीन पर बहुत अच्छे अंदाज में बताया था कि बस दौड़ में लगे, दौड़ में लगे, दौड़ में लगे। फिर उसके बाद गालिबन 3 इडियट्स के अंदर जो है आमिर खान ने बताया कि भाई खाली डिग्री के पीछे लगे, डिग्री के पीछे। तो ये कंप्लीट जो है मैं समझता हूँ कि ये एक स्कैन है, हमारे इंडिया के यूथ का एक स्कैन है। इंडिया के ना सिर्फ यूथ का बल्कि पेरेंट्स का भी एक स्कैन है कि भाई पढ़े बहुत अच्छा, यू बिकम ए ग्रेजुएट, यू बिकम ए पोस्ट ग्रेजुएट, यू डन विद, आप PhD कर लीजिए, नो कंसर्न। लेकिन उसके साथ साथ आपका जो एम्प्लॉयमेंट है या फिर आपका जो वर्क है, जैसे मैं एक डॉक्टर को मैं जानता हूँ, ही इज ए प्रोफेशनल डॉक्टर एंड एज वेल एज ही इज रनिंग ए सप्लाइंग कंपनी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि अरे डॉक्टर साहब, आपने 5-5.5 साल लगाई, आपने यू बिकेम द डॉक्टर एंड राइट नाउ यू आर रनिंग ए सप्लाइंग कंपनी, सो इट लुक्स ऑड, आखिर क्या वजह है? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरा सेटिस्फैक्शन ये है। देखिए, असल मोस्ट इम्पोर्टेंट
पार्ट ये है कि उनका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो एक डॉक्टर बनने के बाद रीच नहीं हुआ, जबकि उनका उनकी प्रोफेशन उन्होंने देखा कि वो प्रोफेशन करके कर रहे हैं। तो एक यूथ को एक मैसेज ये लेना चाहिए, जैसे स्वामी विवेकानंदा की हम बात करते हैं कि ये रिफॉर्मिस्ट, लेकिन उन्होंने किस पे रिफॉर्म किया? अब आप आज की तारीख में अगर हम किसी को रिफॉर्म कहेंगे, रिफॉर्म किसी सोसाइटी के अंदर कोई रिफॉर्म लाने की बात कहेंगे तो सीधा सीधा उसे एक लेबल लगा दिया जाता है कि तू अपोजिशन का है या आप जो है किसी एक अदर पार्टी से ताल्लुक रखता है, करता है। यानी देश की आजादी की लड़ाई के अंदर भी जितना भी रिफॉर्म आया है उसके अंदर, जैसे मैं एक छोटी सी आपको बात बता दूं कि गणेश विसर्जन की बात हम करते हैं तो जो पूजा की जाती है, जो रखा जाता है, देश की आजादी के वक्त दैट वाज द मेजर सोर्स टू मीट अप। जी, लोगों को मिलने के लिए गणेश विसर्जन वाज अ मेजर रोल जी। लेकिन आज उसे कैसे बदल दिया गया? आज उसे ये बदल दिया गया कि इट हैज बिकम द कंपटीशन। तो जो उसका जो बैकग्राउंड है, मैं यहाँ पे भी आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो हमारे पास जो जुलूस निकलता है, जो मुहर्रम का जो जुलूस निकलता है, अगर उसका भी बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो उसका भी बैकग्राउंड ये है कि निजाम के दौर से जो जुलूस निकलता था कि उसका एक अपने एक रिलीजियस उसके साथ एक जो है थोड़ा बहुत टच था। लेकिन राइट नाउ इट हैज बिकम जो है यहाँ पे भी जो है हमारे यूथ ये समझ रहे हैं उसके अंदर हजरत इमाम हसन हुसैन की जो 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 लड़ाई थी या जो भी था या जो उसका कंटेस्ट था जी, वो कहीं नहीं मिलता है। बिल्कुल सर, जो भी कोई त्योहार होते हैं और जिसमें जो भीड़ इकट्ठा होती है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे जो युवाएं हैं उनको मालूम भी है कि ये क्यों किया जा रहा है। अब मान लीजिए मुहर्रम है, गणेश चतुर्थी का जो जुलूस निकलता है या कोई भी मजहब से ताल्लुक कोई भी अगर जुलूस निकलता है या कोई भी ऐसे अगर प्रोटेस्ट भी किया जाता है कि जिसका मकसद होता है इनकलाब लाना माशरे में, तो मेन बात है बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है, बस वो घुस जाते हैं कि नहीं चलो घुस जाएंगे, भीड़ है, चलो हम भी थोड़ा नारा लगाएंगे, और जब उनसे जब पूछा जाता है तो पूरी भीड़ बदनाम हो जाती है उन चंद लोगों की वजह से। बिल्कुल, वो ऐसा नजर आता है कि इट्स हैपनिंग, बस ये हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो भी उसका पार्ट बन जाता है। बिल्कुल, तो ना उन्हें कंटेस्ट का उसका पता ही नहीं होता है। तो इस जानिब यूथ को जो है सोचना चाहिए जी, इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए कि भाई आखिर ये है तो इसकी वजह क्या है, इससे मिलेगा क्या, इससे आएगा क्या, इससे होगा क्या। तो अगर वो सोचेंगे, करेंगे। देखिए एक्चुअली टू बी फ्रैंक, आज हमारे यूथ का जो मेंटल लेवल है या जो साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर मैं थोड़ा और टर्म को और थोड़ा सा प्रोफेशनल बताऊं तो जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो वहां तक रीच कर ही नहीं पा रहा है, और ना तो लोग उसे रीच करने के मौका दे रहे हैं। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं उसके अंदर उलझ के बैठे हैं। जैसे एक जमाने तक हैदराबाद के अंदर जो है शराब या फिर आप मंगल हाट का एरिया में अगर आप देखें तो इस तरह की जो है नशे की चीजें थी। आज हमारा यूथ किस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो गया? मेजर जो है चरस, गांजा, इस तरह की, यानी एक पैन के डब्बे के ऊपर 10 रुपए के अंदर भी जो है कोई एक पेपर कहा जाता है वो पेपर मिल रहा है। तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात बता रहा हूँ मैं, यानी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो जो है अब नशे के अंदर ढूंढ रहा है, चरस में ढूंढ रहा है। और सर आजकल के संगीत भी तो वैसे ही बन रहे हैं चरस गांजे पे, और इसलिए युवाओं को प्रेरित कर रहा है ये चीज कि अरे वाह यार, अगर ये नहीं मिला ना, अगर मुझे ये गांजा नहीं मिला तो भाई मेरी जिंदगी तो अधूरी है। ये तो डार्क वेब और जो जिस तरह के जो आजकल जो करेंसीज की जो बात चल रही है उसका तो मेजर सोर्स यही है, मेजर इनकम सोर्स यही है। तो ऑटोमेटिकली यूथ उधर डाइवर्ट हो रहा है। यानी देखिए एक छोटी बात मैं आपको बता दूं कि पहले माँ ये करती थी कि भाई रात सोने से पहले बच्चे को दूध पिलाती थी, जी, दूध पिलाती थी, और जब बच्चा घर से निकलता तो उसे दही खिलाती थी। तो उसका मेजर रीजन ये था कि रात में वो सोने से पहले जब उसे दूध पिलाया जाता था तो मेरे बच्चे को स्ट्रेंथ मिले। और जब उसे दही खिला के जब घर से भेजाया जाता था उसका मकसद ये होता था कि उसका गट जो है कूल रहे और उसका माइंड भी कूल रहे। हाँ जी, चाहे कोई भी रिलीजन रहने दीजिए। जी बिल्कुल। अदर देन कास्ट एंड रिलीजन में बात कर रहा हूँ। तो एक माँ का रोल था, लेकिन आज माँ का रोल क्या है? स्विगी एंड जोमेटो पे ऑर्डर दे दो या फिर डोसे की बंडी से आप जो है डोसा खा लो। यानी जब आप स्किप कर रहे हैं अपने रोल से तो लाजमी बात है फिर यूथ कहाँ जाएगा? सर वो तो आपने जो डिलीवरी जो आपने नाम लिया उसके बाद भी है कि जो आज के जो माता पिता भी है वो इंस्टाग्राम या ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया में घुस गए इतना, या फिर अपने काम में इतने व्यस्त हो गए, बच्चा क्या कर रहा है, कितने बजे घर आ रहा है, किसके साथ मिल रहा है, किसके साथ बातें कर रहा है, किस संगत में है, इस बारे में ध्यान नहीं। हाँ ठीक है, घर पे तो है ना, घर पे है ठीक है, पर आप
बात ही नहीं करते अपने बच्चे से, उसको आपको जरूरत है, इसीलिए वो बाहर जाके खुशियां ढूंढता है वो ये सब चीजों में। देखिए जो एडोलसेंस एज होती है, एडोलसेंस एज का मेजर इशू ये होता है कि जिस तरह एक हस्बैंड एंड वाइफ के लिए जो है क्वालिटी टाइम इंपॉर्टेंस रखता है जी, उसी तरह एडोलसेंस एज में बच्चों के साथ भी क्वालिटी टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटा आपको जो है मैं थोड़ा ट्रेडिशन में जाता हूँ, आपको ट्रेडिशन में जाके आपको बताता हूँ कि पहले माँ ये करती थी कि अपने बच्चे को बिठा के जो है उसकी सर पे तेल डालती थी। This was tradition and this was habit and this is science। was नहीं बोल रहा हूँ, this is science। उसका मेजर रीजन ये होता था कि ह्यूमन टू ह्यूमन जो एनर्जी ट्रांसफर्स होता है, जो पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी की हम जो अक्सर बात करते हैं, वी गो फॉर शेक हैंड, तो शेक हैंड क्या है? एक्चुअली दिस इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो उसी तरह अगर हम गले मिलते हैं तो दिस इज क्या है? ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो उसी तरह जो सर पे माँ तेल डालती थी, दैट इज ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो जिसके नतीजे में जो है ये होता ये था कि बच्चे के अंदर भी वफादारी होती थी, माँ की भी मोहब्बत आती थी। एक माँ जो है जब एक रोटी डालती थी तो रोटी डालने के नतीजे में शी वॉज ऑल्सो ट्रांसफरिंग द एनर्जी। तो ना सिर्फ कहाँ पे ट्रांसफर कर रही है, वो जो रोटी बनेगी उसके गट में जाएगी। तो लाजमी बात है जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो उसका जो को रिलेशन होता है वो ये होता है कि उससे माँ से मोहब्बत भी होती थी, सोसाइटी के लिए उसका अपना ये चीज भी होता था। आज ये हो रहा है कि भाई तू फलां बंडी पे दोशा खा ले, तो अब लाजमी बात है दोशे वाले से मोहब्बत हो रही है, उससे उसकी माँ से मोहब्बत नहीं हो रही है। जी जी बिल्कुल, तो ये बन गया है, इट्स हैपनिंग। तो चाहे बच्चा हो या फिर कोई एडोलसेंस एज हो या फिर यूथ हो, तो देखिए मैं अक्सर यही कहता हूँ कि जिस तरह थाली एक हाथ से नहीं दो हाथ से बजती है, उसी तरह यूथ को भी हम 100% ब्लेम नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सर। तो उसकी भी अपनी जो भी गलतियां हैं या फिर जो भी उसकी अपनी खामियां हैं, उसके अंदर ये जरूर है कि उसकी अपनी फैमिली का या फिर उसके अपने फ्रेंड सर्कल का कुछ तो कुछ रोल होगा। जैसे अक्सर ये बड़ा मशहूर मुहावरा है कि जब बाप का जूता बच्चे के पैर में आ जाए तो बाप को दोस्त बनना चाहिए। अगर बाप दोस्त नहीं बनेगा तो फिर दोस्त बाहर तलाश करेगा। बिल्कुल, अच्छे भी दोस्त मिलेंगे, बुरे भी दोस्त मिलेंगे, किसी भी तरह के मिलेंगे। अब आजकल तो दोस्त ऐसे हो गए कि भाई ठीक है लेट्स एंजॉय, तू पैसे की फिक्र मत कर। तो ये एंजॉय के चक्कर में बच्चे हाथ से निकल रहे हैं। चलना गोवा जाएंगे, बस जा रहे हैं। मैं मेरे एक फ्रेंड के लड़के का जो है उसका डेथ हो गया था जी। पता चला कि सुसाइड हुआ गोवा में। जब हमने पुलिस कंप्लेंट किया, सब किया, तो पता चला कि दोस्त ले गए और उसे मार दिए, बता दिया सुसाइड। तो इट्स हैपनिंग। तो इसका सीधा फिर हम लोग वहीं पे आएंगे जहां से हमने बात शुरू की थी। वो यही है कि वी हैव नॉट सेट द प्रायोरिटीज। तो अगर यूथ अपने तौर पे अगर प्रायोरिटी सेट करता है तो उसकी लाइफ जो है ना सिर्फ एडवेंचरस होगी बल्कि लग्जरियस भी होगी। मैं ये दोनों ऑपोजिट है, एडवेंचर एंड लग्जरी बोथ आर ऑपोजिट, लेकिन दोनों भी लाइफ के अंदर आएंगे। जैसे मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब नेचर ने भी या फिर कुदरत ने भी हमें जो चीजें दी है, रात भी दी है दिन भी दी है। अमेरिका वाला ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरे पास तो 24 घंटे दिन है, मैं तो उजाले में रहने वाला हूँ, अफ्रीका में अंधेरा है, तुम सब साले पूरे अंधेरे में रहो, ये नहीं बोल सकता है। वहां पे भी दिन होगा, वहां पे भी रात होगी। तो यही कहता हूँ कि भाई एक एडवेंचर है, दूसरा लग्जरी है, रात लग्जरी और दिन एडवेंचर है। तो ये दोनों को एंजॉय करना चाहिए। और अगर कोई शख्स एंजॉय करता है तो उसका अपने घर के लिए भी कंट्रीब्यूशन होगा, सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूशन होगा, नेशन के लिए भी कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कई, अभी आज ही की मैं आपसे बात बता रहा हूँ कि मैंने आज एक अवेयरनेस जो है वीडियो मैंने रन किया है CGL एग्जाम के लिए, कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के लिए। अगर भी इफ यू हैव कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन, आप उसके लिए गवर्नमेंट क्या वुमेन के लिए तो गवर्नमेंट जो है 0 फीस रखी है। अरे भाई आप अपने घर पे बैठ के टिकटॉक पे और उसके ऊपर जो है दूसरे जो एप्स के ऊपर आप वीडियोस बना रहे हैं, कर रहे हैं, you're not monetized, you're not getting even revenue, even though you're wasting your time. Other than this, if you can prepare for the exam, you get the job or you don't get the job, that's a secondary thing. First you will become educated. बिल्कुल, तो ये चीज होनी चाहिए। बिल्कुल सर, नॉलेज और एजुकेशन जो है बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही डिफरेंट है। इसमें नॉलेज जो होता है वो समाज में अवेयरनेस फैलाने के लिए होता है कि आप समझते हैं कि हाँ समाज में हमारी इतनी बुराइयां हैं, इसका खात्मा करने की हमको क्या करना है। और एजुकेशन, आपको मालूम है सर कि तालीमी इदारे आजकल क्या है, आज जो अब मैं अपनी बात करूं तो सर कोटी से किताब लो, एग्जाम के दिन पढ़ो और फिर इसको रद्दी में फेंक दो। ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो इसीलिए बच्चे भी सीरियस नहीं है कि अरे यार चिट मार लेंगे, अरे चिट्ठी लेके चल जाएंगे, अरे यार वो लेके चल जाएंगे। बच्चे लोग तालीम को लेके भी सीरियस नहीं, क्योंकि उनको जो तालीम दिया जा रहा है वो सही नहीं है, पहली बात तो है। और इसीलिए लोगों को पढ़ने का मन भी नहीं करता। अरे उसने पढ़ के क्या कर लिया, कर तो रहा है कॉल सेंटर में ना जॉब कर रहा है, इतना डिग्री लेके भी। तो यही बात है सर कि जो युवाएं हैं
उनको भी एक इंटरेस्ट नहीं आ रहा है एजुकेशन, और ऊपर से जो परिवार वाले भी ये बोलते हैं देखो फलाना फलाना का बेटा देखो वो कंपनी में काम करता है, तुमने क्या किया है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के दिल में भी एक आग पैदा होती है, नफरत पैदा। ये सिंगल फैक्टर नहीं है, और हम इस बात पे सिंगल फैक्टर को पकड़ के हम लीड भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। इसका मेजर रीजन ये है कि फॉर एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 70s में अगर किसी एक एसएससी को अगर आज की तारीख में अगर आप मुलाकात करें तो वो इतना एजुकेटेड रहेगा, मतलब उसकी नॉलेज और उसका जो डेप्थ रहेगा वो आज के ग्रेजुएट से भी ज्यादा रहेगा। लेकिन आज के ग्रेजुएट को अगर आप मिलेंगे तो उसका अगर आप डेप्थ अगर चेक करेंगे तो वो एसएससी भी नहीं रहेगा। तो इसका मेजर रीजन ये है कि उस टाइम पे जो एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड हुआ था जी, वो एनवायरनमेंट का जो फैक्टर था उस टाइम पे जो है उतना उलझे हुए लोग नहीं थे, उलझी हुई सोसाइटी नहीं थी, लोग जमीन के साथ जुड़े हुए थे और उनकी अपनी जो है डाइटरी जो हैबिट्स थे, उनके जो फूड हैबिट्स थे वो भी बैलेंस थे, बहुत बैलेंस थे। तो ये ऐसे फैक्टर्स है। जैसे मैं एक छोटी एग्जांपल बताऊं कि मैं शाम 7 बजे के बाद जो है अपना डिनर को कंप्लीट कर लेता हूं, मैं स्किप कर देता हूं। अगर 7 के बाद अगर मैं अपने पेट को काम पे लगा दूंगा तो अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठूंगा। तब जब जो शख्स अगर जो है देखिए जो उसे पॉजिटिव एनर्जी या फिर जो भी एनर्जी उसे मिलती है वो अर्ली मॉर्निंग ही मिलती है, रात 3-4 बजे। इसीलिए जो है योग भी लोग करते हैं तो सुबह ही करते हैं। अगर सुबह के वक्त जो है बरकत फैलती है बताते हैं, अल्लाह ताला रिस्क बांटता है बताते हैं। ये आप किसी भी रिलीजन से आ जाइए, मल्टीपल फैक्टर्स। अगर आप देखेंगे तो अगर आप मंदिर की तरफ भी आप जाके देखेंगे तो आपको मंदिर का घंटा भी सुबह सुबह ही बजता मिलेगा, आपको वहीं पे मिलेगा, मस्जिद। तो ये चीज ऐसी है कि अब आपने ये कर दिया कि आपने अपना फूड हैबिट बना दिया, रात के 11 बजे आप खाना खा रहे हैं तो आपकी सुबह तो मिस हो गई। जब आपकी सुबह मिस हो गई तो आपकी लाइफ की जो साइकिल है, जो आपका जो साइकोलॉजिकली या फिर साइंटिफिकली जो आपके साथ जो चीजें गुजरनी है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। बिल्कुल सर। और रिवर्स होने के नतीजे में यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, देखिए मैं जो है आई एम ए ट्रेनर आल्सो, अब चूंकि लाइफ कोच हूं तो ट्रेनर ही हूं, तो बीइंग ए ट्रेनर मैं अक्सर ये देखता हूं कि मैं कोई नाइट के क्लासेस रखता ही नहीं, ना तो मैं ये बताता हूँ कि कोई रात में पढ़े। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप 3-3:30 बजे उठ के पढ़ो, क्योंकि आपका जो ब्रेन का जो जो काम करता है, आपकी जो ब्रेन काम करती है वो रात के 4 बजे से 100% करती है, क्योंकि आपकी बॉडी कूल होती है, आपको अच्छी साउंड जो है आपको जो है नींद मिल चुकी होती है, तो आपका हर एक बॉडी का फंक्शन जो है अच्छे से काम करता है, आपका दिमाग भी 100% फंक्शनल होता है। ऐसा होते 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 जैसा जैसा आदमी जो है थकावट होती है तो उसी तरह अब हमारे पास जो है सोते ही 4 बजे, बस सोते ही 4 बजे, तो सोते ही 4 बजे सर, कहाँ से 4 बजे पढ़ेंगे सर? नहीं होगा सर, आप समझते नहीं कैसे 4 बजे होगा, सोते ही 4 बजे हम रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। यही वजह है। देखिए उसके अंदर जो है आप ना पेरेंट्स को जो है आप उसमें ये कहेंगे कि पेरेंट्स भी ये समझते हैं कि अरे हमने पढ़ा बहुत बड़े ट्यूटोरियल के अंदर अपने बच्चे को ट्यूशन लगवा दिया, अब वो तो अपने सेटिस्फैक्शन में रहेगा। ट्यूटोरियल वाला भी एक काम ये करेगा या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन वाला भी ये करेगा कि उसके पास पढ़ेंगे 5000 बच्चे, लेकिन वो 5000 में 5 तो अच्छे पढ़ने वाले रहेंगे, वो तो 5 बच्चों को बताएगा, अपना अच्छा एडवर्टाइजमेंट करेगा, फिर अगले साल 5000 उसके पास आ जाएंगे। बिल्कुल है। तो जिस हिसाब के आप रिजल्ट चाहते हैं यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स चाहने के लिए आपके अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, अपने प्रायोरिटीज को चेंज करना पड़ेगा। और देखिए आप यू कांट गो अगेंस्ट द नेचर, आप नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, आपको नेचर के साथ ही चलना पड़ेगा, नेचर में ही रह के। जैसे अगर देखिए अक्सर हम सुनते हैं कि एक IAS IPS आज जितने भी ज्यादा निकलते हैं वो गांव से आ रहे हैं जी। अरे भाई गांव से एक IAS IPS गांव से क्यों आता है? उसकी वजह यह है कि वो जो है बिल्कुल खेत खलियान, हरियाली, ग्रीनरी, वो बहुत बड़ा उसके साथ जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होता है और वो सुकून में होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। जैसे यहाँ पे होता है कि भाई अगर एक धनिया भी लाना है तो माँ गई है जा बेटे धनिया ले आ। अब आप मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई अगर माँ धनिया लाने के लिए करेगी और अगर बच्चे को धनिया ना लाए तो वो हो जाएगा कि भाई बड़ा ना खिलाफ बच्चा है, ये बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, ऐसे कहेंगे। लेकिन प्रायोरिटीज की बात है। लेकिन अगर वही आप गाँव के अंदर देखेंगे तो माँ ये बोलेगी कि मेरा बच्चा कुछ बनेगा,
मैं बच्चे को छोटी मोटी चीजों में परेशान नहीं करूंगी जी, और माँ यहाँ पे छोटी चीजों में उसे उलझा के कहती है कि मुझे बड़ा रिजल्ट नहीं है। तो ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, और जहाँ पे माँ बाप का भी अपना रोल है, वहाँ पे यूथ का भी अपना रोल है, यूथ का भी अपना रोल है कि टू बिकम ए सक्सेसफुल। जैसे आज हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंदा जी सर, तो आज स्वामी विवेकानंदा का जो है इस देश की आजादी के 70 साल बाद आज हम बैठ के यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उसकी रीजन क्या है? बिल्कुल, उसका रीजन ये है कि उन्होंने कुछ छोड़ के गए हैं। तो हमारे अंदर भी ये चीज होनी चाहिए कि हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल, कि इलियास शम्सी के मरने के बाद लोग बोलेंगे कि व्हाट वाज इलियास शम्सी, क्यों याद रखें, व्हाट ही हैज डन टू द सोसाइटी। तो अब आरजे साहब ने क्या किया, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? अगर हर यूथ अगर ये सोचने लगे तो उसका भी डेवलपमेंट होगा, नेशन का भी डेवलपमेंट होगा, सब डेवलप होंगे। बिल्कुल सर, आपने जैसे अमेरिका और यूके की बात करी, बहुत ही ज्यादा भौतिकवाद यानी कि मटेरियलिस्टिक ज्यादा हो गया। वो लोग पूरे मटेरियल चीजों पर डिपेंडेंट है कि सब कैसे ये मुझे, अब जैसे कि आपने बताया कि धनिया लेके आया, ये लेके आया, हम जाते हैं मंडी, हम लेके आते हैं, पर आज हम एक डायल करते हैं, कुछ भी हम ये मंगा लेते हैं। बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंसी में ज्यादा हो गया है कि हम बहुत डिपेंड हो गए हैं, माने चीजों पे इतने ज्यादा डिपेंड हो गए कि हम फिजिकली नहीं जाना चाहते उस चीज को लेने के लिए। अरे यार वो आ ही जाएगा, इतना आलस तो बहुत। देखिए इसमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जी। तो एक्चुअल हो गया ये कि दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ी, दुनिया में डेवलपमेंट इतना आया कि लोग आराम पसंद हो गए। जैसे मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारी घर की जो औरतें हुआ करती थी, दे वर हैविंग देयर ओन होम जिम वंस अपॉन ए टाइम। कैसे? वो मसाला पीस रही है अपने हाथ पे, रोटी डाल रही है अपने हाथ से, अगर वो जो है छोटी मोटी चीजें भी, आटा भी पीस रही है तो उसके घर में चक्की हुआ करती थी, वो गेहूं लाती थी आटा, जिसकी वजह थी कि उसके पास थायराइड नहीं था, जिसकी वजह ये थी कि उसके पास कोई शुगर नहीं था, कोई बीपी नहीं था, शी वॉज हेल्थी, शी वॉज हैविंग हर होम जिम। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि टेक्नोलॉजी के नाम पे ये बताया गया कि भाई अब तू कपड़े मत धो, यू हैव ए वॉशिंग मशीन, तू मसाला मत पीस, यू हैव ए ग्राइंडिंग मशीन, तू जो है रोटी मत डाल, यू हैव ए रोटी मेकर। तो ये आहिस्ता 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 जहाँ पे लग्जरी की तरफ लोग आ गए तो उनकी अपनी हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। आज आलम ये हो गया है कि आज जहाँ पे जो है हम लोग इतने डिपेंडेंट हो गए कि छोटी छोटी चीज के लिए जो है हम जो है बुक कर लेते हैं और वो चीज आ जाती है। लेट इट बी, उसकी हम मुखालिफत नहीं कर रहे हैं कि दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन बट इट इज फॉर इमरजेंसी। जैसे मैं आपको बताऊं कि सोसाइटी के अंदर, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो या इंडिया हो, कहीं पर भी हो, होटल का बिजनेस किस लिए हुआ करता था? दैट वाज फॉर इमरजेंसी। कैसी इमरजेंसी? जैसे मैं हैदराबाद की एक आपको छोटी मिसाल देता हूँ कि हैदराबाद में होटल्स में सबसे जो ट्रेडिशनल जो डिश आज हैदराबाद में मशहूर है, व्हाट वाज दैट? दैट वाज निहारी। निहारी क्यों? घर की औरत को बनाने नहीं आता था निहारी, और वो अच्छा बना भी नहीं पाती थी, और बहुत मेहनत का काम, तो मेहनत का काम है। तो होता ये था कि कुछ होटल्स में चलता ये था कि निहारी, तो लोग क्या करते थे कि निहारी खरीदते थे बाहर से, क्योंकि दैट वाज प्रिपेयर्ड वेरी गुड एंड डिलीशियस। जी, रात भर पकाते थे, तो एक आइटम उन्हें मिलता था। तो ये दैट वाज नॉट ए डिपेंडेंसी, दैट वाज लग्जरी। डिपेंडेंसी अलग है, लग्जरी अलग है। लग्जरी ये है कि जिसके पास पैसे नहीं था वो तो होटल से मांगता ही नहीं था, लेकिन जिसके पास पैसा था वो होटल वाले से मंगवा लेता था, खा लेता था। लेकिन आज क्या हो गया? आज ये हो गया कि लोग अपना टिफिन भी नहीं ले जाते हैं, वो तो दाल चावल भी होटल में खाते हैं। तो ये क्या हो गया? जो एक बिजनेस था, जो एक लग्जरी के तौर पे था, कमर्शियल वे में हो गया, एक डिपेंडेंसी पे हो गया। और लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं क्यों बनाऊं, भाई मैं बनाऊंगा मेरा टाइम जाएगा, मैं अपना टाइम। अरे भाई, आप कौन से अंबानी बन रहे हैं? आप कौन से अदानी बन रहे हैं टाइम बचाने के बाद? आपने तो अपनी डिपेंडेंसी में आप इतने आगे बढ़ चुके हैं कि यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर हेल्थ। यू डोंट नो व्हाट इज प्रिपेयरिंग। जी, यू डोंट नो वो क्या डाल रहा है, क्या बना रहा है, आपको कुछ पता नहीं। लेकिन पहले मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, मैं मुस्लिम घरानों की बात बता रहा हूँ। मुस्लिम घरानों में हुआ ये करता था कि अगर घर की औरत अगर खाना बनाने के लिए अगर जाती चूल्हे में या किचन में जाती, तो वो वजू करके जाया करती थी। व्हाट वाज द रीजन? क्लीनलीनेस। और उसके अंदर होता ये कि पॉजिटिव एनर्जी, उसे जो है अच्छा जो खाना भी बनता था वो एक उसे पॉजिटिव एनर्जी उसके पास आती थी, जिसकी वजह से सोसाइटी में क्राइम नहीं होता था। अगर कोई लड़ने के लिए भी आता तो जिससे लड़ने के लिए आता वो ये बोलता कि अरे भाई वाई वी आर फाइटिंग, अरे बैठो यार, चलो ठीक है, लेट्स कॉम्प्रोमाइज। यानी स्पॉट पे कॉम्प्रोमाइज हो जाया करता था उस पॉजिटिव एनर्जी के नतीजे में। लेकिन आज ये हो गया
कि हम वो जितनी चीजें हैं वो हम आप छोड़ चुके हैं। इसीलिए आज एक मामूली, अगर आप एक ट्रैफिक सिग्नल पे भी हमारा यूथ अगर जोर से अगर कोई आगे ब्रेक मारे और गलती से अगर वो किसी को देख ले तो क्यों घुर रहा है, दे स्टार्ट फाइटिंग। तो इसका सीधा सीधा ताल्लुक उनके अपने खाने से है, उनके अपने एनवायरमेंट से है, उनके अपने घर के एनवायरमेंट से। कहीं अब भड़ास और कहीं पे निकालते हैं बस। अब आप बोलेंगे भाई बीइंग ए इंजीनियर, बीइंग ए डॉक्टर, व्हाई यू आर फाइटिंग लाइक एसएससी फेल। तो लाजमी बात है भैया, वो तो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, लेकिन उसे जो चीज मिलनी थी वो मिली नहीं है जी। तो ये चीजों पे जो है तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल सर, एक बात है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं हम सब होमो सेपियंस हैं जी, पर इंसान बन रहे हैं हम। ये बात तो हमें जानना पड़ेगा कि इंसान बने नहीं, हम इंसान बनने की होमो सेपियंस हैं हम, पर हम इंसान बन रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी ही सर बहुत सारी बातें होती है जहाँ पे युवाओं को आपने देखा कि रात के टाइम में तो आप देख ही सकते हैं, हैदराबाद को डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बिल्कुल 3-3 बजे 4-4 बजे जैसे आपने कहा कि डोसा खा रहे हैं, शवरमा की बंडी चल रही है। तो सर ये जो है कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि ये सीरियसनेस कैसे आएगा लोगों में, ये यूथ में सीरियसनेस कौन ला सकता है। ये आप सर एक यूथ को आप एम्पावर करते हैं, तो ऐसे मतलब ऐसा कौन सा बात आपको बहुत दिल में लगा कि अरे यार अभी भी युवाओं को एक जगह तो सही में उनको पकड़ना ही पड़ेगा जहाँ पे उनको समझना पड़ेगा ये चीज कि कितना इंपॉर्टेंट है उनका लाइफ। देखिए, इसके अंदर एक ही आंसर है जो मैं बारहा कहते आता हूँ, वो यही है कि इनका जिसका अपना कोई गोल नहीं होता वो गोल घूमते रहते हैं। अगर किसी का इंग्लिश का गोल नहीं है तो उर्दू के गोल में गोल फिरते रहते हैं। और आज वही हो रहा है कि किसी के अपने कोई गोल्स नहीं है जी। आज अगर आप किसी यूथ को पकड़ के पूछें कि भाई क्या कर रहे हैं, तो सीधा बोलेगा कि काम नहीं मिल रहा है, वो सीधा बोलेगा कि नौकरी नहीं मिल रही है, वो सीधा बोलेगा कि वीजा का ट्राई कर रहा हूँ, वो सीधा ये बोलेगा कि नहीं भाई मैं परेशान हूँ। लेकिन वो ये नहीं करेगा। मैं एक छोटा एग्जाम्पल आपको देके बता रहा हूँ कि एक लड़का मेरे पास मिलने के लिए आया, बोले साहब मुझे कुछ काम करना है। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, तुम्हारे पास कितना पैसा है? बोले साहब 2-5 हज़ार रुपए मैं कर लूंगा। तो मैं उस लड़के को पकड़ के मैं बोला कि भाई ठीक है, तुम्हारी जरूरत कितनी है, कितने अर्निंग क्या चाहते हो? बोले साहब कुछ भी रोज के 200-300 रुपए मुझे मिल जाए। मैं उसे पकड़ा, होलसेल मार्केट ले गया, वहां से उसको दुकान वाले से मिलवा के बोला कि भाई अब आप इसे जो है कैरी बैग्स दे दीजिए, और इस लड़के को बोला कि अब ये तू कैरी बैग्स लेके दुकानों पे ले जाके बेच, यू विल गेट द हैंडसम इनकम। अब आज हो गया ये कि जहाँ पे वो पार्ट टाइम काम करता था आज वो फुल टाइम काम कर रहा है। वो तो अब काटेदन से जो है डायरेक्ट माल उठाने लग गया है। तो उसको पता चल गया कि भाई मुझे ब्लेम नहीं करना है, गवर्नमेंट नहीं दे रही है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं सऊदी के वीजे, वो इंतजार में नहीं बैठा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसने काम शुरू कर दिया है। और देखिए, काम जो है आदमी को लीड करता नहीं है बल्कि पहुंचा देता है। बिल्कुल, संसाधन आपके सामने ही है, अगर आप कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। छोटी छोटी चीजें हैं। अगर हम यूथ को अगर ये बताएं कि भाई तू सबसे पहले अपना गोल सेट कर ले कि तुझे करना क्या है। अगर मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि भाई ठीक है, आप कनाडा के लिए इंतजार कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा? बोले नहीं साहब 6 महीने। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, तुम ये 6 महीने ये काम करो, यू विल गेट द एक्सपीरियंस। और दूसरा उन्हें ये बताता हूँ कि भाई अगर तुम कनाडा जाते हैं तो प्रोफेशनल्स और टेक्नीशियंस का जो है बहुत हाई डिमांड है। तो एक काम करो, तुम 6 महीने वेस्ट क्यों करते हो? किसी के हाथ के नीचे या किसी के साथ तुम एक टेक्नीशियन का काम कर लो। अरे साहब मैं इंजीनियर हूँ। अरे तो इंजीनियर तो टेक्निकलिटी पे ही है ना। तो बीइंग इंजीनियर जो है आप ये नहीं बोल सकते कि मैं जो है मैं प्लेयर क्यों पकड़ूं, मैं वायर क्यों पकड़ूं, मैं ये काम क्यों करूं, क्योंकि उसे कॉलेज में बताया नहीं गया। उसे कॉलेज में ये बताया गया कि इंजीनियर मीन्स यू आर व्हाइट कॉलर। अब वो व्हाइट कॉलर के चक्कर में वो इंजीनियर बन के ये समझ के निकलता है कि मुझे जाके चेयर पर बैठना है। बिल्कुल। बीइंग प्रैक्टिकल, अगर वो प्रैक्टिकल हो जाएगा, काम करेगा, जैसे जो है ऐसे ट्रेनिंग के तौर पे अगर कुछ काम करेगा, तो मैं ऐसे बहुत से यूथ को जानता हूँ। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि यूथ के अंदर सब खराबियां हैं, यूथ के अंदर बहुत अच्छाइयां भी है। बिल्कुल है। मैं ऐसे यूथ को भी जानता हूँ जो मैं अभी एक 15 दिन पहले जो है बिल्कुल 24 ईयर्स के मैं बच्चे से मिला हूँ, उसने रोबोट बनाया। बिल्कुल। तो ये भी ऐसे भी है और दे आर वर्किंग हार्ड। तो ठीक है, जो खराब है हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उन्हें ये बताएं कि भाई अपना मकसद सेट कर लें, अपना गोल सेट कर लें। अगर कोई गोल सेट कर लेगा तो जो है वो देश के लिए भी प्रोडक्टिव होगा, अपनी फैमिली के लिए भी प्रोडक्टिव होगा, और हो भी रहे हैं। बिल्कुल, लॉट ऑफ यूथ इज डूइंग। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है एक स्कीम है आपके इंडस्ट्रियल एम्पावरमेंट से रिलेटेड। जी सर।
उसके ऊपर बाज़ाब्ता ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, कर भी रहे हैं, कोर्सेज भी करवा रहे हैं, एसएससी का भी हो रहा है, इंटर का भी हो रहा है। तो अब पेरेंट्स की तरफ से और बच्चों की तरफ से ये आता है कि भाई ठीक है, चलो मैंने 3 महीने का कोर्स मैंने कर लिया। मैंने खुद कई सेंटर्स मैंने देखे, मैंने जाके वहाँ पे सेंटर्स में एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैंने बात भी की है। तो अब 3 महीने के बाद वो निकल के ये हो रहे हैं कि नहीं मुझे अब नौकरी चाहिए। यार आप हर किसी को नौकरी देना ना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ना गवर्नमेंट दे सकती है। चलो गवर्नमेंट तो आजकल जो है परमानेंट जॉब दे भी नहीं रही है, गवर्नमेंट भी तो कॉन्ट्रैक्ट पे ले रही है। मैं ये बोलता हूँ कि भाई तुम नौकरी के चक्कर में जो है इंतजार में बैठने के बजाय तुम एक काम ये करो, यू स्टार्ट। जैसे मैंने मेरे हालिया दिनों में परसों एक वर्कशॉप में मैंने बताया कि भाई हमारी लड़कियां जो है नर्स बन रही है। नर्स बनने के साथ साथ बॉम्बे, महाराष्ट्र में और दिल्ली में एक इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ फ्लरिश हो रही है। क्योंकि ये हमारे चैनल पे जो है अभी लड़कियां भी सुन रही होंगी, उनके लिए बता रहा हूँ कि एक इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश कर रही है जिसका हैदराबाद में अभी तक किसी ने काम नहीं किया है। मैंने कहा कि भाई आप उस पर काम करो। क्या है, मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में आज लड़कियों की जो डिलीवरी हो रही है वो नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सिसेरियन हो रही है। जबकि एक जमाने में नॉर्मल डिलीवरी में 12-12 बच्चे पैदा होते थे, दे डोंट हैव एनी इश्यूज। लेकिन आजकल 3 बच्चों पे जो है सिसेरियन कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। उसकी वजह ये है कि दे हैव लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस इन बिटवीन प्रेगनेंसी। अगर वो एक्सरसाइज अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन कर लेती है तो उसकी डिलीवरी ऑटोमेटिकली नॉर्मल होती है। ये मैं कोई मेरी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, मेडिकल टर्म्स पे बात कर रहा हूँ। इट्स हैपनिंग इन मुंबई के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है कि लोग आज प्रिफर कर रहे हैं कि भाई हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो अगर एक नर्स अगर ये सोची कि मैंने नर्सिंग का कोर्स कर लिया है, अब मुझे इंजेक्शन ही लगाना है, अब मुझे जो है बैंडेज ही लगाना है, तो उसकी सोच वहीं पे शुरू हो जाएगी और वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। वो लाइफ टाइम यही रहेगी। एक स्टेज ऐसा आएगा कि एग्जॉस्ट हो जाएगी और वो सब अपना प्रोफेशन वजह छोड़ देगी, वो बैठ जाएगी। तो उसे अपडेट होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए। तो आज यूथ को अपडेट होने की भी जरूरत है, अपग्रेड होने की भी जरूरत है। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इतने अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप अपॉर्चुनिटीज की तलाश करेंगे तो आपकी अपनी गली में ही मिलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर नहीं ढूंढेंगे तो फिर बिस्तर पे कुछ नहीं मिलेगा। तो ढूंढने की जरूरत। बिल्कुल सर। और सर आप जैसे जानते हैं कि हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं जिनको मैं कॉलर नहीं बोलता हूँ, फैमिली मेंबर बोलता हूँ सर, क्योंकि उसमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं और लड़कियां भी है बहुत सारी। सर होता क्या है कि कुछ लड़कियों के परिवार वाले ने उनकी पढ़ाई रोक दी और कहा कि अब तू चूल्हा छोका अब ये संभाल, अब तू क्या करेगी ज्यादा पढ़ के। कुछ लड़कियों को तो रेडियो सुनने भी नहीं मिलता, छुप छुप के सुनती हैं सर रेडियो। तो सर ऐसा इतना गंभीर हो गए हैं परिवार वाले, इतना सख्ती करते हैं लड़कियों पर। तो मैं वही समझता हूँ कि एक लड़कियों का जो योगदान होता है, क्योंकि मैंने एक जो मेरी वालदा है उन्होंने कहा है कि अगर एक मर्द पढ़ता है तो सिर्फ एक परिवार ही शिक्षित होता है, अगर एक महिला पढ़ती है ना तो पूरा समाज शिक्षित होता है। बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं कि सावित्रीबाई फूले, हम फातिमा जी को, हाँ फातिमा शेख को हम जानते हैं, सभी उनके खिलाफ थे पर फिर भी वो आगे बढ़े और उन्होंने शिक्षित किया। तो महिलाओं का क्या योगदान रहना चाहिए इस? देखिए, थोड़ा सा मेरा अपना मानना ये है कि मैं समझता हूँ कि इतना नहीं है जितना हम समझते हैं जी। इतना नहीं है, हाँ है, हम बिल्कुल इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल कुछ जगहों पे होता है और कुछ परसेंटेज होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे आपके अपने ओल्ड सिटी की सैयदा फलक को ले लीजिए। बिल्कुल, सैयदा फलक रोल बिल्कुल रोल मॉडल है जी। तो ऐसी बहुत से, सानिया मिर्जा को ले लीजिए, आप फिर सिंधु को ले लीजिए, दिस ऑल रोल मॉडल्स। अगर हर किसी के घर में दबाया जाता तो आज वो जो है इंडिया का नाम रोशन नहीं करती। बिल्कुल सर, आज भी कर रही हैं लड़कियां, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन उसके अंदर, ये हमारा माइंडसेट बन गया है। जैसे मैं एक छोटी बात आपको बता दूं कि जैसे 498 जो है डाउरी एक्ट आया था, तो डाउरी एक्ट ये आया था कि भाई औरत पे जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। लेकिन आज उस पर उतना एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आज मर्द पे भी जुल्म हो रहा है, लेकिन उसके लिए कोई एक्ट नहीं आ रहा है। तो उसी तरह जहाँ पे लड़कियों को रोकने की बात है, जहाँ चूल्हा चौकी की बात है, कुछ हद तक हो रहा है, लेकिन हर जगह नहीं है। आज मैं ये समझता हूँ कि सानिया मिर्जा के एक इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बाद ऐसी पोजीशन नहीं है, क्योंकि देखिए लड़की भी जो है लड़की को ही देखेगी एज ए रोल मॉडल। और दूसरी बात, आज आप अगर देखें IAS या IPS देखें, या फिर आप निकल कर अगर नौकरशाही में अगर आप नजर दौड़ाएं, तो वी हैव लॉट ऑफ वुमेन्स आर कमिंग फॉरवर्ड। बिल्कुल सर। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। आप पॉलिटिशियंस में देख लीजिए, वी हैव लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस। आप मायावती की मिसाल ले लीजिए, सोनिया गांधी को ले लीजिए, शी इज लीडिंग। ममता बनर्जी बंगाल की CM आप देख लीजिए। तो ऐसी बात नहीं है, नहीं हो रहा, होता होगा, लेकिन अच्छा है जी।
और कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब जहाँ तक बात वुमेन की है, वुमेन के अंदर ये है कि वुमेन भी ये ना समझें। देखिए, बात हमेशा ये होती है कि अगर औरत ये समझे, जैसे मैं फैमिली इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ, तो उसमें मैं दूल्हा दुल्हन कोर्स भी चलाता हूँ, तो मैंने मार्केटिंग के उसमें एक जो है दुल्हन कोर्स डाल दिया, तो उसमें पूरे वर्ल्ड से, खासतौर से पाकिस्तान से, इंडिया के कोने कोने से मुझ पे बारिश हो गई। बोले आपने दुल्हन कोर्स के नाम पे उसे चूल्हा चक्की में आपने झोंक दिया। मुझ पे इतनी फायरिंग हुई, बाकायदा मुझ पे आर्टिकल्स भी लिख दिए गए कि मैंने ऐसे किया। मैंने कहा कि भाई ये ट्रेडिशन है, ना आप इसे चैलेंज कर सकते हैं, ना मैं चैलेंज कर सकता हूँ। जितने लोग बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, उन वुमेन एम्पावरमेंट शुरू होगा घर से। बिल्कुल, ये एक फैक्ट है। अगर वुमेन ये बताए, जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरे घर में भी जब रोटी बनती है सुबह, तो मेरी वाइफ कहती है कि जरा सब्जी काट दो, तो मैं उसे कहूंगा कि अरे मैं मर्द हूँ, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं क्यों सब्जी काटूं? मैं तो उसका कॉर्पोरेट करूंगा, मैं तो उसकी मदद करूंगा, मैं कर रहा हूँ। मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची कहती है कि भाई डैडी मुझे क्रिकेट खेलना है, तो मैं उसे क्यों कहूंगा कि भाई तू लड़की है, क्रिकेट ना खेल? आज तो वुमेन क्रिकेट टीम भी मौजूद है आपके पास। मैं तो कहता हूँ, तो जो स्टार्ट लेना है उसमें सोसाइटी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, इंडिविजुअल का काम है। बिल्कुल सर, हर घर से शुरू होना चाहिए। मैं अपनी मिसाल देके बता रहा हूँ, मैंने बाज़ाब्ता पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से जो है मेरे पास, जब मुझे कवरेज मेरे मुझ पे बाज़ाब्ता एक फिल्म बनी, तो उसमें उन्होंने कहा कि आपके मिसेस को आप लाएंगे नहीं लाएंगे? मतलब बिल्कुल लाऊंगा, आप मेरे मिसेस को भी आप जो है कवर कीजिए। मेरे मिसेस ये फैशन डिजाइनर। क्या बात है सर। अगर मैं उनको दबा के रखता तो हाउ शी कैन बिकम द फैशन डिजाइनर? बिल्कुल सर। तो घर से कोशिश होनी चाहिए। हम सोसाइटी को ब्लेम करने के बजाय हम अपने तौर पे आगे बढ़े। हाँ, इतनी भी ना कर दें, जैसे एक मशहूर मुहावरा है कि भाई मर्द जब कमा के लाता है तो उसकी कोशिश होती है कि मेरी औरत खाए, मेरी औरत के लिए मैं ला रहा हूँ। तो वहां पे मर्द की जो सोच होती है वो केयर वाली होती है, वो केयर कर रहा है। लेकिन जब बात औरत की आती है तो औरत सिर्फ कमाने के लिए मजबूरी में निकलती है। ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। बिल्कुल। जैसे बाज एक हस्बैंड शराब पीने वाला है, अब वो अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ेगी, वो तो कमाने के लिए जाएगी। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। कि भाई ठीक है, तू काम कर रही है। मेरे खुद ऑफिस में एक लेडी काम करती है, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, हमसे जो सपोर्ट हो सकता है हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि भाई तू औरत है, तू अब जो जा अपना चूल्हा देख, वो करिए कर। कभी आधा घंटा वो लेट आती है ऑफिस पे, तो मुझे ये नहीं बोलते कि आधा घंटा क्यों लेट आई, हमें पता है वो अपना काम करेगी, अपने बच्चे भी देखेगी, हस्बैंड भी देखेगी। लेकिन इस्लाम में भी मर्द को कव्वाम बोला गया। कव्वाम का मतलब रूलर नहीं है, कव्वाम का मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो जहां पर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पे बाहर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, घर में भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आटा, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है आटा भी गूंदा है, अपनी वाइफ को सपोर्ट भी किया है। अपने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता दौड़ लगाई और अपनी बीवी को खुश करने के लिए उस दौड़ में हार गए नबी। तो उन्होंने क़यामत तक के लिए एक मैसेज दे दिया कि भाई अपनी बीवी को खुश करने के लिए कभी हार भी जाओ। हाँ जी, बिल्कुल, क्या बात है सर। तो ये चीजें सोसाइटी में जब आप आम करेंगे तो मोहब्बत भी बढ़ेगी, घर भी चलेगा और ऑटोमेटिकली वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा, ऑटोमेटिकली होगा। तो अगर ये चीजें आप आम करने के बजाय, देखिए अक्सर होता ये है कि हम जब जितनी नेगेटिव टॉक हम जितना करेंगे सोसाइटी में, सोसाइटी नेगेटिवनेस की तरफ चले जाती है। अक्सर मैं ये बोलता हूँ कि भाई अगर कहीं क्राइम होता है तो हम क्राइम को फैलाएं नहीं, हम क्राइम को दबाएं। उसका मेजर रीजन ये होता है कि आप जितना क्राइम को बताएंगे, यू आर मेकिंग मोर एंड मोर क्रिमिनल्स। आप क्रिमिनल्स का इजाफा कर रहे हैं। उसके बजाय आप एक साइंटिस्ट को बताएं, तो हर लड़का, हर एक यूथ ये सोचेगा कि जब ये साइंटिस्ट बन सकता है तो व्हाई नॉट आई। बिल्कुल। तो पॉजिटिविटी हमें सोसाइटी के अंदर फैलानी चाहिए नेगेटिविटी के बजाय। जो चीजें सोसाइटी को डैमेज करने वाली है उसे हम दबाएं, जो चीजें सोसाइटी को फ्लरिश करने वाली है हम उसे बताएं। जैसे सैयदा फलक है, शी इज ए कराटे प्लेयर, वो है, वो खेलती है, तो बारहा जब उसे बताते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं अरे भाई देखो वो कैसे खेल रहे हैं, कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई सेल्फ डिफेंस इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस जरूरी है, तो लेट इट बी। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इसमें है, कराटे में है, बॉक्सिंग में। मैरी कॉम नहीं है क्या, बताइए? कर रहे हैं, बिल्कुल लेट देम डू। और जो है किसी के पास जो है, अब हर कोई बेयर नहीं करेगा सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल उसको अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो ये करना चाहिए सोसाइटी के अंदर। हम लोग जो है मैक्सिमम ज्यादा जितना भी हो सके पॉजिटिव अप्रोच ही रखना चाहिए। बिल्कुल सर। और 75 साल भारत की आजादी को हो चुके हैं और 25 साल बचे हैं सर। तो आप युवाओं को क्या योगदान देखते हैं सर इस 25 साल में, जहाँ 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अब राइट नाउ
18 साल का हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में वोटर आने वाला है, बहुत बड़ा वोटर आने वाला है। बिल्कुल सर। और यही इस देश का जो है जो फ्यूचर है वो फ्यूचर सेट करेगा। और झंडे उठाने वाला ना बने, बल्कि झंडे गाड़ने वाला, झंडे गाड़ने वाला, झंडे उठाने वाला बात है सर, झंडे गाड़ने वाला बने। क्या बात और है। झंडे गाड़ने के लिए उसके पास कोई गोल होना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो गोल उसके पास होगा, जैसे मैं हमेशा यही बात बताता हूँ कि भाई जैसे औरत का मर्द होता है, तो उसी तरह मर्द का मर्द पैसा होता है। तो मर्द का मर्द पैसा है। अब अगर इकोनॉमिकली अगर एम्पावर हो जाए, अगर वो इकोनॉमिकली एम्पावर होगा तो उसका घर भी सुकून में आएगा, देश भी सुकून में आएगा जी। डिपेंडेबिलिटी खत्म हो जाएगी। दूसरे देश आंख उठा के नहीं देखेंगे, हम दूसरे देश की तरफ कोई चीज मांगेंगे नहीं। जैसे मैं एक छोटी मिसाल आपको देता हूँ कि आज हम जो एडिबल ऑयल खाते हैं वो आता है हमारा मलेशिया से, वहां से नेबरिंग कंट्री से आता है जी। थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट के लेवल पे 19-20 होने के नतीजे में आज हम 180 रुपए जो है हम एडिबल ऑयल खा रहे हैं। अगर उसके बजाय हमारा यूथ, हमारा युवा एम्पावर हो जाए और अगर वो खेती में आगे बढ़ के अगर यहाँ पे तेल जैसे सनफ्लावर वगैरह की बात मैं कर रहा हूँ, अगर वो करके हमारा खुद का प्रोडक्शन कर ले तो फिर वापस तेल 80 रुपए हो जाएगा। बिल्कुल, साइंटिफिक एग्रीकल्चर होना चाहिए, साइंटिफिक एग्रीकल्चर हो जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। हमारी जमीन भी ऐसी है कि यहाँ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ का वेदर ऐसा है कि हम यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। सारी दुनिया के यहाँ पे जो है सेंटर्स आके यहाँ पे फ्लरिश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वेदर मैच करता है, यहाँ का फूड मैच करता है, यहाँ का एनवायरनमेंट मैच करता है। तो जब चीजें बाहर वालों के लिए हमारे यहाँ पे फेवरेबल है तो हमारे लिए भी फेवरेबल है। बिल्कुल सर। और इस फेवरेबल एनवायरनमेंट को, तमाम तर चीजों को मैं एनकैश करते हुए आने वाले 25 साल में मैं भारत को, अगर हमारा यूथ गोल अगर सेट कर ले तो चाइना को बीट कर सकता है। बिल्कुल सर, नंबर वन कंट्री बन सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अभी चाइना तो नंबर 1 पोजीशन में है, अभी अमेरिका सेकंड में आ चुका है इकोनॉमिक ग्रोथ पे। बिल्कुल, तो हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी है सर। हमारे जो यूथ है उनको हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा, तालीम लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वही बता रहे कि पढ़ो वरना मर जाओगे। बाबा साहब ने तो कलम दे दिया आपको। आज आप अगर बाबा साहब की अगर कहीं आप मूर्ति भी देखते हैं तो उनके हाथ में किताब ही मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये किताब इसीलिए बाबा साहब के हाथ में है ताकि जब वहां से गुजरने वाला जब भी देखे उसे ये मालूम हो कि बाबा साहब ने क्या मैसेज दिया, क्या दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने महिलाओं को हथियार दिया है, पढ़ने का हक दिया है, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल महिलाएं जो है चांद तक जा रही हैं। बिल्कुल, तो बाबा साहब की बदौलत है। और सर बहुत अच्छा लगा सर आज आपके बात करके, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया सर, बहुत अच्छा लगा। तो सर एक मैसेज हमारे हैदराबाद के जो युवाओं के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं क्या हाल है हमारे हैदराबाद शहर में भी, क्या हाल है युवाओं का, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं सिंगल लाइन मैसेज दूंगा, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको सिंगल लाइन मैसेज दूंगा कि अपनी लाइफ का एक गोल सेट करें। अगर आप लाइफ का गोल सेट करेंगे तो आपकी लाइफ भी सेट हो जाएगी और आपका नेशन भी सेट हो जाएगा। हमारी डिपेंडेबिलिटी खत्म हो जाएगी, हमारी शिकायतें खत्म हो जाएगी, और हम ये बोलने वाले नहीं रहेंगे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हम ये कहेंगे कि हम सब मिलके चले आज कुछ करते हैं। क्या और अगर ये सब मिलके अगर उड़ जाए कि कुछ करते हैं तो फिर हम दुनिया को बीट कर सकते हैं। वी कैन बिकम द सुपर पावर। क्या बात है सर, क्या बात है। आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भी है सर, और इसीलिए उन्होंने भी बहुत बेहतरीन बातें कही युवाओं के लिए। चलो उठो, आगे बढ़ो, और तब तक मत रुको जब तक गोल आपका रीच नहीं हो जाता। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे रेडियो के स्टाफ है और मैंने तो बहुत कुछ सीखा सर आपसे, और उम्मीद करता हूँ जितने हमारे फैमिली मेंबर्स है उन्होंने भी आपसे, जो हमारे रेडियो जो आवाज की दुनिया के जो फैमिली मेंबर्स है उन लोगों ने भी आपकी आवाज को सुना होगा। घर घर में आपकी आवाज घूमी होगी, और उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा।